हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। चलिए आज बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की रिट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पर्सपेक्टिव से। ये आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और भी जो स्टेट गवर्नमेंट के पीसीएस एग्ज़ाम हैं उनमें भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिट्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास बहुत सारी पावर्स होती है न्याय देने के लिए, और ये सारी पावर्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिली है भारत के संविधान में। सिंपल शब्दों में बोले तो भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बहुत सारी पावर्स देता है कि वो जस्टिस प्रोवाइड करे। रिट को इशू करना उन पावर में से ही एक पावर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पावर है। रिट्स एक तरह की कमांड है जिसको कोर्ट के द्वारा दिया जाता है किसी एक पर्सन को या अथॉरिटी को या दोनों को, और ये कमांड दी जाती है किसी काम को करने के लिए या नहीं करने के लिए। ये एक तरह का रिटन ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट दे सकता है या हाई कोर्ट दे सकता है। इस रिटन ऑर्डर में एक तरह की कमांड होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए होती है। भारत के नागरिक, जिन भी भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या वायलेशन हो रही है, तो उसमें उन मौलिक अधिकारों को उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रिट्स की ज़रूरत पड़ती है। मेंशन ऑफ रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में रिट्स के बारे में कहाँ पे बात की गई है, तो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है। वहीं आर्टिकल 226 के अंतर्गत भारत संविधान के हाई कोर्ट्स के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, 32 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है। और जैसे कि इसमें बताया है कि एज द रिट आर द कमांड गिवन बाय द कोर्ट्स, जैसे हमने पिछले भी पढ़ा कि जो रिट एक तरह की कमांड है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको इशू करता है, तो बोल सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा या महत्वपूर्ण पार्ट है जुडिशियल पावर ऑफ द कोर्ट्स। जो कोर्ट की न्याय प्रदान करने की शक्ति है उनमें से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पावर है रिट को इशू करना, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए जानते हैं रिट्स की टाइप्स। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप के रिट्स हैं। नंबर 1 है आपका हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडामस, तीसरा है प्रोहिबिशन, फोर्थ है शर्शरी, और पांचवा है क्यो वारंटो। ये 5 रिट्स कंबाइन करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 232 और आर्टिकल 226 में दी गई है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। चलिए जानते हैं इन रिट्स को वन बाय वन डिटेल में। पहले बात करते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस एक तरह की रिट है और इसे कोर्ट इशू करता है। किस लिए? टू ब्रिंग अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, किसी भी पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करने के लिए। बेसिकली हैबियस कॉर्पस रिट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, जिसमें किसी भी पर्सन की लिबर्टी है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है जब उस पर्सन को किसी गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया जाए या फिर उसको अरेस्ट किया जाए। और ये अरेस्ट चाहे किसी स्टेट के द्वारा, सिंपल शब्दों में बोले, या पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा या प्राइवेट अथॉरिटी करे। आसान भाषा में बोला जाए, अगर कोई अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट अथॉरिटी किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो उस पर्सन को कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए, या वो पर्सन भी पूछ सकता है कि उसको किस बिहाफ पे अरेस्ट किया जा रहा है। हैबियस कॉर्पस एक वर्ड है जिसको ड्राइव किया गया है लैटिन लैंग्वेज से, और जिसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। हैबियस कॉर्पस को कैन नॉट बी इशूड, कहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है?
डिटेंशन इज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट इटसेल्फ, जब कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिया है किसी पर्सन को डिटेन करने का, तब इस रिट को यूज नहीं किया जा सकता है। अदरवाइज इस रिट को यूज किया जा सकता है किसी भी तरह के डिटेंशन के लिए। दूसरा पॉइंट, अगर डिटेंशन लॉफुल है, जैसे किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं और अरेस्ट करने का एक कानूनी दायरे के अंतर्गत उसे अरेस्ट किया जा रहा है, तब भी हैबियस कॉर्पस रिट को इशू नहीं किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है हमारे पास हैबियस कॉर्पस रिट का। राज वॉज मेकिंग थ्रेट टू कैटरीना। एक पर्सन है राज, जो कि कैटरीना के लिए खतरा साबित हो रहा है, ठीक है, या किसी भी तरह का खतरा है कैटरीना के लिए। कैटरीना के फादर ने, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने राज को अरेस्ट कर लिया। कैटरीना ने फादर को बताया कि उनको राज से खतरा है, तो कैटरीना के फादर ने राज को अरेस्ट किया और उसे जेल में डाल दिया। हालांकि इस सिनेरियो में क्या है कि कैटरीना के फादर ने कोई भी एफआईआर फाइल नहीं की है और किसी भी तरह का अरेस्ट करने का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है राज को अरेस्ट करने के लिए। तो इस केस में बोल सकते हैं राज गलत तरीके से डिटेन या अरेस्ट किया गया है, ठीक है। साहिल, जो कि राज का भाई है, उसने एक एप्लीकेशन दायर कर दी है कोर्ट में कि उसके भाई को बिना एफआईआर और बिना किसी प्रोसीजर के अरेस्ट किया गया है। तब कोर्ट एक रिट इशू करेगा हैबियस कॉर्पस और वो ऑर्डर देगा उस पब्लिक या प्राइवेट अथॉरिटी को, या सिंपल शब्दों में यहाँ बात की जाए कैटरीना के फादर को, कि राज को फ्री कर दिया जाए। तो इस तरह से हैबियस कॉर्पस रिट का उपयोग किया गया है। दूसरी रिट है हमारे पास मैंडामस। मैंडामस, जिसका लैटिन लैंग्वेज में मीनिंग है वी कमांड। तो लैटिन लैंग्वेज से वर्ड ड्राइव किया गया है मैंडामस, जिसका मीनिंग है वी कमांड। ये एक तरह का ऑर्डर है जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कि वो अपना एक्शन परफॉर्म करे जिसके अंतर्गत किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो। इस रिट के अंतर्गत जब कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही है तो एक पर्सन कंप्लेंट दायर कर सकता है कोर्ट में, तो कोर्ट रिट इशू करेगा उस पर्सन के बिहाफ पे उस अथॉरिटी को कि वो अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म करे और अपनी ड्यूटी को ओबे करे। तो आसान भाषा में बोला जाए, मैंडामस रिट जो है वो इसको इशू किया जाता है किसी पब्लिक बॉडी के लिए, ट्रिब्यूनल के लिए, कॉरपोरेशन के लिए और लोअर कोर्ट के लिए। चलिए जानते हैं कहाँ पे मैंडामस रिट को यूज़ नहीं किया जा सकता है या इशू नहीं किया जा सकता है। इसको किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्राइवेट कंपनी के लिए इशू नहीं किया जा सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट कंपनी है, मैनेजर अपना काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटकाया जा सकता है, तो कोर्ट मैंडामस रिट नहीं दायर करे। दूसरा, किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत लागू हो रही है तब भी इस रिट का यूज़ नहीं किया जा रहा है। वो डिपार्टमेंट खुद इंस्ट्रक्शन दे रहा है तब भी इस मैंडामस रिट का यूज़ नहीं किया जाएगा। और इसका उपयोग कहाँ पे नहीं किया जा सकता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर और राष्ट्रपति के खिलाफ इस रिट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में भी इस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं मैंडामस रिट को। दीपक हैज़ राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। दीपक के पास राइट है आर्टिकल 21, जैसे कि भारत के संविधान में बताया है कि वो अपनी लाइफ एक इज्जतदार तरीके से जी सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज़ ड्यूटी टू प्रोवाइड हिम इलेक्ट्रिसिटी। दीपक बिल भर रहा है, प्रॉपर बिलिंग कर रहा है अच्छे तरीके से, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ड्यूटी बनती है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए, बट बोर्ड इंटेंशनली डिड नॉट प्रोवाइड हिम। बट बोर्ड जानबूझ के उसे ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है और रिफ्यूज कर रहा है कि हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, कर लो जो करना है। तो दीपक इस केस में क्या कर सकता है, एक फाइल दायर कर सकता है और कोर्ट में, और कोर्ट एक रिट इशू करेगा जिस रिट का नाम है मैंडामस। उसके अंतर्गत
कोर्ट ऑर्डर देगा बोर्ड को कि दीपक को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाए। तो यहाँ पे देखा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपनी ड्यूटी करने से मना कर रहा था, तो कोर्ट ने उसे मैंडामस रिट इशू किया कि अपनी ड्यूटी पूरे करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रिट के बारे में, जिसका नाम है प्रोहिबिशन रिट। प्रोहिबिशन ट्रांसलेट टू, जिसका मीनिंग है टू फॉरबिड, माफ करना या फिर रोकना। जैसे कि हम जानते हैं प्रोहिबिट का मीनिंग है किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना। तो प्रोहिबिट रिट को इशू करता है हायर कोर्ट टू ओनली लोअर कोर्ट्स एंड द ट्रिब्यूनल। हायर कोर्ट सिर्फ लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को ही इसको इशू कर सकता है, इसके अलावा कहीं और प्रोहिबिशन रिट का उपयोग नहीं होता है। इट मीन्स ये कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के आपस की बात है, पर इसमें इशू ऑर्डर करने का अधिकार सिर्फ हायर कोर्ट के पास है। इसको इशू कब किया जाता है? जब हायर कोर्ट फील करता है कि लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है वो अपनी ज्यूरिडिक्शन से परे जा रहा है। मीन्स जो वो न्याय दे रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से परे है, और जो उनके पास पावर्स हैं वो अपनी पावर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या नाजायज़ यूज़ कर रहे हैं। तो हायर कोर्ट क्या करेगा? इन लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को ऑर्डर देगा इस रिट के अंतर्गत। तो एक तरह का ऑर्डर है फॉरबिडिंग देम टू प्रोसीड इन पर्टिकुलर मैटर, कि उस मुद्दे में आप रुक जाओ क्योंकि वो बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शन जा रहा है। चलिए जानते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। समीर एंड शाहिद मेड अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच शाहिद डिसाइड टू सेल हिज लैंड टू समीर फॉर 2 करोड़ रुपीज। समीर और शाहिद ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसके अंतर्गत शाहिद ने डिसाइड किया कि वो अपनी जमीन समीर को 2 करोड़ रुपए में बेच देगा। समीर फेल हो गया 2 करोड़ रुपए देने में। जमीन उसके नाम होगी पर वो पैसे नहीं दे पाया। तो शाहिद ने क्या किया? अब उसको उसके पैसे नहीं मिले, तो शाहिद ने पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दायर कर दिया, एक एफआईआर दायर की और उसके अंतर्गत केस चल पड़ा समीर पे। अब ये कोर्ट जो था वो बनाया गया था थाने में, और शाहिद ने जो केस चलाया वो कहाँ पे? पुणे में। दोनों मुंबई में रहते हैं और जो ज़मीन है वो है औरंगाबाद में। तो पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है इस केस को देखने की, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट थाने में बनाया गया है, दोनों रहते मुंबई में हैं, ज़मीन है औरंगाबाद में। तो पुणे हाई कोर्ट में, पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस केस को दायर करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। तो हाई कोर्ट क्या करेगा? यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट क्या करेगा? एक रिट इशू करेगा प्रोहिबिशन की, जिसके अंतर्गत वो पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगा कि अपने काम रोक दो इसको, इस रिट से संबंधित। तो आप इस केस को नहीं आगे लीड कर सकते हैं, जो कि प्रोहिबिशन रिट के अंतर्गत हायर कोर्ट ऑर्डर देगा पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। चलिए जानते हैं नेक्स्ट रिट के बारे में, शर्शरी। शर्शरी कैन बी ट्रांसलेटेड टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड। ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड। बहुत बड़ी इन मीनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं। द कोर्ट इशू दिस रिट। इस रिट को भी इशू कौन करता है? कोर्ट। और ये भी किसको किया जाता है? लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स को। जैसे कि प्रोहिबिशन में देखा कि लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को हायर कोर्ट इशू करता है, ये सेम केस वैसे ही। इसमें क्या होता है? ये रिट इशू की जाती है टू ट्रांसफर सर्टेन केसेस पेंडिंग बिफोर देम और टू क्वैश ऑर्डर इशूड बाय देम इन सर्टेन केसेस। लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल के पास अगर कोई केस पेंडिंग बचे हैं, उन केसेस को ट्रांसफर कर दो आप किसके पास? हायर कोर्ट। या पेंडिंग केसेस के लिए, या किसी केस के ऊपर उन्होंने सुनाई की है जो कि हायर कोर्ट को लग रहा है कि वैलिड नहीं है, तो उस केस के नतीजों को खारिज करके उस केस को ट्रांसफर किया जाए किसके पास? हाई कोर्ट के पास। ये है शर्शरी रिट। इस रिट के अंतर्गत लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को ऑर्डर दिया जाता है पेंडिंग केसों को हमें दो, या कोई केस जो गलत है, उसकी सुनाई गलत की गई है, उसको खारिज करके हमें ट्रांसफर किया जाए। और ये सब किया जाता है दिस डन व्हेन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फील। जब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम जानते हैं रिट को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इशू कर सकते हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फील करते हैं कि लोअर कोर्ट जो है वो अपनी ज्यूरिडिक्शन से बियॉन्ड जा रहा है, बिल्कुल परे जा रहा है, तो उस केस में उनको ऑर्डर दिया जाता है कि
केस को ट्रांसफ़र किया जाए हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। ये एक तरह का रेमेडियल है नेचर में, जो कि प्रोहिबिशन रिट की तरह है। बट प्रोहिबिशन में देखा आपने कि उसमें केस की सुनवाई नहीं होती है, उसमें पहले ही ज्यूरिडिक्शन को नोट डाउन कर लेता है हायर कोर्ट और पहले ही केस की सुनवाई से पहले ऑर्डर दिया जाता है कि केस को हमें दे दिया जाए। ये जो है सरसरी, ये जिसको क्यूरेटिव है, क्या बोलते हैं, क्यूरेटिव, मतलब केस के ऊपर सुनाई हो चुकी है तो केस की सुनाई को खारिज करके फिर ट्रांसफर करने को बोलते हैं। और जो प्रोहिबिशन रिट है वो प्रिवेंटिव है, सिर्फ प्रिवेंटिव, मतलब रोका जा सकता है, यहां पे सुनवाई नहीं होती है, सरसरी में सुनवाई हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरसरी रिट्स के, सरसरी रिट कैन इवन बी इशूड अगेंस्ट, ये किसके खिलाफ इशू की जा सकती है, जैसे कि हमने प्रोहिबिशन में पढ़ा वो लोअर कोर्ट्स प्लस ट्रिब्यूनल। सरसरी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऊपर भी की जाती है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या करती है, फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है लोगों के। और ये चीज ऐड की गई थी सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट था 1991 में ये पॉइंट जोड़ा गया सरसरी रिट्स में कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भी ये रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है। सरसरी रिट को किसके खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता है, इसको किसी लॉ मेकिंग बॉडी, कोई कानून बनाने वाली बॉडी है या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके खिलाफ इसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के से समझते हैं सरसरी रिट्स को। मान लीजिए एक केस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंड द कोर्ट लैक्स ज्यूरिडिक्शन टू हेयर सच मैटर्स, और कोर्ट में क्या है, कमी देखी जा रही है उसके न्याय के ऊपर, ऐसा फील हो रहा है हायर कोर्ट्स को। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज क्या कर रहा है, उस केस की फिर भी सुनाई कर रहा है, हालांकि उस केस की ज्यूरिडिक्शन उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से परे है, फिर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के द्वारा उस केस को सुना जा रहा है और उसके ऊपर उन्होंने सुनाई भी कर ली। अब मान लो कि नेहा एक पर्सन है जो कि इसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस के ऑर्डर से क्या कर रही है, अफेक्ट हो रही है, जो भी ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया है, तो वो क्या कर सकती है, एक पिटीशन दायर कर सकती है हायर कोर्ट में। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा, तो हायर कोर्ट के पास क्या है, पावर है इशू करने की रिट को, तो हायर कोर्ट क्या करेगा, इशू करेगा रिट कौन सी, सरसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर पे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसको क्या कर देगा, खारिज कर देगा, गलत कर देगा, क्योंकि वो मेंशन करेगा जो आप जिस केस की आप सुनाई कर रहे हैं वो आपकी ज्यूरिडिक्शन से परे हैं। इसीलिए सरसरी रिट का यूज किया गया हायर कोर्ट के द्वारा। चलिए जानते हैं पांचवी रिट्स के बारे में, जिसका नाम है क्यो वारंटो। ये भी एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, जिसका मीनिंग है बाय बट अथॉरिटी और वारंट। बाय बट अथॉरिटी और वारंट, किस हक से। तो जैसे क्लियरली नाम से पता लग रहा है, इसको इशू करता है, जैसे हमें पता है, कोर्ट। और ये क्यों किया जाता है, टू प्रिवेंट द यूजरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। इसमें बेसिकली इसको इशू तब किया जाता है जब कोई पब्लिक ऑफिस का नाजायज यूज कर रहा है, अपने फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है लोगों के, तब जैसे फॉर एग्जांपल किसी पब्लिक ऑफिस के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है और ऐसा देखा जा रहा है कि जिस पर्सन ने वो पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है वो उस ऑफिस के लिए एलिजिबल ही नहीं है, एलिजिबिलिटी ही नहीं है उस पर्सन की, फिर भी वो उस ऑफिस, पब्लिक ऑफिस यानी कि उस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, तो इस रिट को इशू कर सकता है कोर्ट। कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है उस अकेले पर्सन के कि आपने इस पब्लिक ऑफिस को कैसे होल्ड किया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यो वारंटो के, इसको इशू सिर्फ कब किया जाएगा, इसको इट कैन बी इशूड ओनली व्हेन पब्लिक ऑफिस आर क्रिएटेड स्टैट्यूटरी और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ उन पब्लिक ऑफिस यानी सरकारी नौकरियों के लिए हैं, ये सरकारी ऑफिस के लिए है जिनको किसी एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया है या किसी संविधान के अंतर्गत मेंशन किया गया है, उसके खिलाफ ही इस रिट को इशू किया जाएगा। इसको किसके खिलाफ रिट को इशू नहीं किया जा सकता है, किसी मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए।
जैसे कोई पर्सन डिफेंस मिनिस्टर बन गया तो नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप डिफेंस मिनिस्टर कैसे बनेंगे, क्योंकि ये मिनिस्ट्रियल ऑफिस है। अगर कोई फाइनेंस कमिश्नर बन गया तब बात आ सकती है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इसीलिए इस रिट को सिर्फ पब्लिक ऑफिस जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए ही यूज होता है। मिनिस्ट्रियल ऑफिस में इसको यूज नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए क्यू बरंटो की रिट को एग्जाम्पल से समझते हैं। संजना एक सिटीजन है और उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है आरटीओ के ऑफिसर बनने की। आल्दो और फिर भी वो आरटीओ की ऑफिस में ऑफिसर के तौर पे काम कर रही है, मतलब उस पोस्ट पे बैठी हुई है। तो इस केस में क्या करेगा, कोर्ट एक रिट इशू करेगा जिस रिट का नाम है क्यू बरंटो। किसके खिलाफ, संजना के खिलाफ इस रिट को इशू करेगा। और टू कॉल इनटू क्वेश्चन, और क्या आएगा, क्वेश्चन होगा कि वो कैसे उस ऑफिस में बैठी हुई है, कैसे उसने कंट्रोल लिया है आरटीओ ऑफिस का। तो उस केस में इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर है और आप उस पर्सन को जानते हैं और आपको पता है वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं था, फिर भी वो उस पोस्ट पे है, तो आप एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं कोर्ट में। तब कोर्ट एक इशू करेगा रिट, और उस रिट का नाम होगा क्यू बरंटो। उसके अंतर्गत उस पर्सन की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और देखा जाएगा कि वो उस पब्लिक ऑफिस के लिए एलिजिबल है या नहीं। बट ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस में ही चलेगा, प्राइवेट ऑफिस में ये रिट नहीं चल सकती है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही रिट को इशू करने का पावर है, बट आपको यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानना ज़रूरी है कि हाई कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ज्यूरिडिक्शन है रिट से संबंधित इन कंपैरिजन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ 5 ही रिट्स हैं और हाई कोर्ट के पास 5 रिट्स तो हैं, बट उसके अलावा और भी ज्यूरिडिक्शन है रिट से संबंधित। तो हाई कोर्ट कैन इशू रिट नॉट ओनली टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट को इशू कर सकते हैं, बट हाई कोर्ट्स क्या कर सकता है, उसको दूसरे पर्पस के लिए भी हाई कोर्ट की रिट का यूज किया जाता है। यहां से ही समझ आता है कि हायर कोर्ट की जो रिट्स है, पावर्स जो है वो और ज्यादा वाइड है इन कंपैरिजन सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट हैज डिस्क्रिशन इन इशू रिट कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट विच मस्ट इशू रिट व्हेन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पे दोनों ही रिट इशू कर सकते हैं 32 और 226 आर्टिकल के अंतर्गत, बट अदर पर्पस के लिए भी रिट का इशू किया जा सकता है और इसमें सिर्फ ये पावर है हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट अदर पर्पस के लिए रिट को इशू नहीं कर सकती है। तो इस तरह से ये टॉपिक था रिट्स के बारे में। भारत के संविधान की रिट्स 5 रिट्स मेंशन की गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन रिट्स के बारे में डील करता है, आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 रिस्पेक्टिवली। 5 रिट्स के बारे में पढ़ा, हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी और क्यू बरंटो। पांचों की पांचों रिट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन पांचों रिट्स को हमने अच्छे से देखा किस तरह से फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पे इन रिट्स का यूज़ किया जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत के संविधान में इन रिट्स को बोरो किया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।